एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग। ये जो चैप्टर है यूनिट नंबर 11 है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की, इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो बहुत आसान सा चैप्टर है, एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ करेंगे जो कि हम नॉर्मली स्कूल के अंदर भी देखते हैं, जैसे हम ग्रुप बना लेते हैं ना, इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पे भी हम क्या बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आपकी एक क्लास है, ठीक है, ये पूरी क्लास है, क्लास में काफी सारे बच्चों का ग्रुप होता है ना। मोस्ट ऑफ क्या देखा जाता है कि जो बैक बेंचर्स होते हैं उनका अलग ग्रुप मिलेगा, जो फर्स्ट जो 2 से 3 बेंचों के जो बच्चे होते हैं उनका ग्रुप अलग मिलेगा, ठीक है। जो कि अच्छे मतलब ये कहते हैं ना कि ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं उनका ग्रुप अलग मिलेगा, जो ज्यादा एक्टिविटीज में रहते हैं, गेमिंग में रहते हैं या फिर थोड़ा सा शरारती बच्चे होते हैं उनका ग्रुप अलग मिलते हैं, है ना। अब इनके ग्रुप का मतलब क्या है कि इनके बीच में जो बातचीत हो रही है ना, इनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, इनको आपस में क्या हो रहा है समझ आ जाता है थोड़े से इशारे से, है ना। तो ग्रुप का मतलब क्या है कि जो भी बैरियर्स होते हैं, इवन आपके जो कम्युनिकेशन पॉइंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कॉमन होते हैं, ठीक है। सबको एक दूसरे की विचारधारा, इवन इमोशन सबको समझ आ जाते हैं। यही सेम पैटर्न अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे लेके चले जाएंगे तो उसे कहेंगे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है, पहले मैं इसको यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 11 जो क्या कहती है, रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग भी बोल सकते हैं आप, इसको इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। मींस कि आप क्या बना रहे हो कि ग्रुप बना रहे हैं, डिफरेंट कंट्री मिलकर अपनी ग्रुप बना रहे हैं जो कि क्या होगी, रीजनल बेसिस पे होगी। दैट मींस आपकी जियोग्राफिकल के बेस पे, मीन आपकी पॉलिसीज के बेस पे, जिनकी पॉलिसीज क्या है सिमिलर है, या फिर मैं कहूंगी जिनका जियोग्राफिकल एरिया जो क्या है नियर बाय पड़ता है, तो वो क्या बना लेती है, ग्रुप बना लेती है। ग्रुप बनाने का मतलब मेन मोटिव पता है क्या होता है कि आपको ट्रेड करने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। अब ट्रेड के बारे में बात की जाए, अब वही बात आ जाती है जब हम इंटरनेशनल लेवल पे बात की जा रही है ट्रेड का, तो हम क्या कर रहे हैं, बाउंड्री को, हमारी कंट्रीज की बाउंड्री को हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, है ना। क्रॉस करेंगे, मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया चाहती है ट्रेड करना यूएसए से भी, यूके से भी, चाइना से भी, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल है, समझने की कोशिश करना, ठीक है, फ्रांस से भी, जर्मनी से भी, इन सब के साथ क्या करना चाह रही है, ट्रेड करना चाह रही है। और क्या जब हम दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं, क्या हमारी कंट्री जैसे उनकी पॉलिसी होती है? ऑब्वियस ही बात है, हर कंट्री के रूल रेगुलेशन, टर्म कंडीशंस, पॉलिसीज, ठीक है, प्रोसीजर्स होते हैं, सबके डिफरेंट होते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे ट्रेड के अंदर बैरियर का काम करते हैं। तो ये जो चैप्टर है वो बताता है कि हम क्या कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं जिसके थ्रू जो भी ट्रेड के अंदर बैरियर आते हैं, चाहे वो टैरिफ के रिगार्डिंग है, चाहे वो पॉलिसी बनाने के रिगार्डिंग है, चाहे वो किसी अदर कंट्री को ट्रीटमेंट देने के रिगार्डिंग है, उनके रिगार्डिंग हम एक क्या कर लेते हैं, जब हम ग्रुप बनाते हैं ना तो हम एक कॉमन पॉलिसी का यूज करते हैं जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, ट्रेड इजिली स्मूथली हम कर सकते हैं, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती है ना। तो इस पिक्चर की मदद से आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो ये पूरा का पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, यहां पर क्या करती है, अलग अलग कंट्रीज आती है, ये डिफरेंट कंट्रीज है, ठीक है, ये डिफरेंट कंट्रीज जब एक हो जाती है उसे कहेंगे इंटीग्रेशन होना, ठीक है। इंटीग्रेशन दैट मींस आपने ग्रुप बना लिया है, क्लियर है। अब इसको पढ़ लेते हैं क्या है। देखो इस चैप्टर के अंदर जो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, सबसे पहले तो इसका मतलब समझेंगे, और दूसरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों पॉइंट्स ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंपैक्ट पूछा जाता है कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के इंपैक्ट क्या है। अगर वो स्पेसिफिक नोटिफिकेशन कर दे आपको कि पॉजिटिव इंपैक्ट बताने तो आप पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव बता दे तो नेगेटिव है। अगर सिंपली इंपैक्ट बताए तो आपको दोनों आपको एग्जाम के अंदर रिप्रेजेंट करके आने, लिख के आने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फॉर्म ऑफ द रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। फॉर्म क्या होता है, दैट मींस इसके 5 पॉइंट्स हैं जिसके अंदर ये बताया गया है कि किस किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो कंट्रीज है आपस में इकट्ठी हो सकती है, वो 4-5 तरीके बताए हुए हैं। नेक्स्ट जाता है डिफरेंस बिटवीन द मल्टीलिटरिज्म एंड देयर इज अ रीजनलिज्म की बात की जा रही है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आते हैं, ठीक है। तो चलो अब बढ़ते हैं, एक थ्योरी पढ़ लेते हैं जो अभी हमने समझाया आपको कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एक एग्रीमेंट है अमंग द कंट्रीज इन अ जियोग्राफिकल रीजन टू रिड्यूस एंड अल्टीमेट रिमूव द टैरिफ एंड द नॉन टैरिफ बैरियर टू द फ्री ट्रेड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अमंग द ईच अदर।
पता है क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब है कि एक तरह से हम एग्रीमेंट कर लेते हैं अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन की जो कंट्रीज होती है, अलग अलग जो क्षेत्र की जो कंट्री, जैसे कि इंडिया ने मान लीजिए, जैसे कि नाफ्टा के बारे में सुना है, जिसके अंदर जो यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको, ये तीनों कंट्री का एक क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है कि ये आपस में ट्रेड करेंगे तो बढ़िया है, अगर दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे तो अपने अपने रूल रेगुलेशन लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, ग्रुप बनाया जा रहा है जिसका मेन मोटिव क्या है कि वो रिड्यूस करना चाहती है, कम करना चाहती है किसको, टैरिफ को। टैक्स समझते हो, टैरिफ एज अ टैक्सेस को बोला जाता है। नॉन टैरिफ दैट मींस टैक्स नहीं होता, बट कहीं ना कहीं आपके ऊपर लिमिटेशन लगा दी जाती है। वो चाहे आपको कंडीशंस को बोले कि आपको ये लाइसेंस चाहिए, ये या फिर ये कह दे कि आपको इतनी क्वांटिटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं इन जो प्रॉब्लम्स है इनको रिड्यूस किया जाता है, और साथ ही साथ हम इजिली मूव कर सके किनको, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, जिनसे हमारा सामान बनता है, वो रॉ मटेरियल को हम इजिली मूव कर सके कंट्री टू कंट्री। उन्हें ये कब पॉसिबल होगा, जब हम क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। इज इट क्लियर? इनको क्या लिखा हुआ है आगे, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रेफर टू द एग्रीमेंट बिटवीन द कंट्री इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिक रीजन टू इंक्रीजिंग द इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड द इंटरडिपेंडेंस। जब भी देखो ऐसे कोई ग्रुप बन रहा है, अभी देखो चारों कंट्रीज का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, ठीक है, ये चारों कंट्री आपस में ग्रुप बना रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ना, ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर होगी, है ना। निर्भर का मतलब क्या है कि अगर इसने इससे ट्रेड करना है तो फ्री ट्रेड हो रहा है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब यहां पर अगर इसको इंपोर्ट करना है, ये रेड वाले बॉक्स को ग्रीन वाले बॉक्स वाली कंट्री से कोई चीज इंपोर्ट करना है, तो कहीं ना कहीं ये रेड वाली कंट्री ग्रीन वाले के ऊपर निर्भर है कि हम वहां से सामान मंगा लेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि हमारी इकोनॉमिक के अंदर भी ग्रोथ करती है, और दूसरा हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। एक कंसेप्ट पढ़ा था हमने, याद हो आपको, मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम का, कि जिसके अंदर जब काफी सारी कंट्रीज मिलती है ना, किस चीज के लिए, कि हम इंटरनेशनल लेवल पे अपनी ग्रोथ कर सके। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि फुल ऑफ exploitation of the production potential of the modern technology, certain countries having the small internal geographical market have the attempt to the organize themselves in the regional grouping। कई बार ऐसा होता है कि जो छोटी छोटी जो कंट्रीज होती हैं वो आपस में मिलकर क्या कर लेती है, ग्रुप बनाती है। अब इनके ग्रुप बनाने का ना मेन मोटिव यही है। अब मैं आपको एक और पॉइंट समझाती हूँ, एक सेकेंड। देखो मान लीजिए ये जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं ये क्या कर रही हैं, मिलकर एक ग्रुप बना लिया इन्होंने, ठीक है। इनके ग्रुप बनाने का फायदा सबसे पहले क्या है कि यहां पे क्या हो रहा है, फ्री ट्रेड हो रहा है। इज इट क्लियर? आपकी इकोनॉमिक के अंदर क्या हो रहा है, इकोनॉमिक के अंदर कॉपरेशन बढ़ रहा है। समझ पा रहे हो? इनके बीच में आपस में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा कि हम क्या कर पाएंगे, इजीली सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली मूव अप कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर पाएंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है आपके, जो कि आपके फाइनल प्रोडक्ट बनने में आपकी मदद करते हैं, आपके प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बनने में जो कि कहीं ना कहीं मदद करेंगे, उन फैक्टर्स को जैसे कि लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सबको आप क्या करेंगे, इजिली मूव अप कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये तो देखो इसके पॉजिटिव पॉइंट हो गए, बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि यहां पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन समझते हो कि बायसनेस होता है, इसकी पक्षपात होता है। ये आपस में जब ट्रेड करेंगे तो जब तो ठीक है, ठीक है, बट ये किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे तो अपनी अपनी पॉलिसी अपनाना शुरू कर देंगे, है ना। कि कहने का मतलब जो पहले जो रिस्ट्रिक्शंस थे, पहले जो बैरियर्स थे, उनको सेम एज इट इज अपनी अपनी पॉलिसी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहां पे ये लिखा हुआ है कि जो स्मॉल इंटीग्रेटेड जियोग्राफिकल मार्केट होती है वो क्या करती है, अब इकट्ठा हो जाती है, एक ग्रुप बना लेती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक सेकेंड, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द बॉर्डर सेंस मींस देयर इज अ यूनिफिकेशन ऑफ द डिस्टिंक्ट इकोनॉमिक इनटू द सिंगल लार्ज इकोनॉमिक। सबकी जो अलग अलग इकोनॉमिक्स थी उनको मिलाकर आप क्या बना रहे हो, एक सिंगल लार्ज इकोनॉमिक के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो, जिससे आपको ट्रेड, मेन मोटिव है कि आपको ट्रेड करने में थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है, थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस होती है वो रिलीफ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हाउ टू डू इफेक्टिव इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। कैसे हम एक ग्रुप बना पाएंगे, ऐसे थोड़ी ना जैसे क्लास में, क्या सभी पूरी क्लास का कभी आपने एक ग्रुप देखा है? मोस्ट ऑफ लेस प्रोबेबिलिटी है कि आपने नहीं देखा होगा। हमेशा 2 से 3 ग्रुप जरूर मिलते हैं उस क्लास के अंदर। रीजन क्या होता है कि उस ग्रुप बनने का, जैसे कि इसी तरह से जैसे कि उनकी जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, वो सेम मिलता है, ठीक है। उनके जो आइडियोलॉजी, उनके सोचने की जो विचारधारा है वो अलग होती है, ठीक है। उनकी फ्यूचर की जो प्लान्स है वो अलग होते हैं। सब जिनके प्लान सिमिलर होंगे उनका क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पे है, कभी भी जो भी 2 कंट्रियां इकट्ठी हो रही है तो वो इकट्ठी कब होंगी, जब उनकी
जियोग्राफिकल प्रोक्सिमिटी होगी, ठीक है, उनका कल्चर है, उनकी हिस्टोरिकल स्टेटस है, उनके सोचने की जो विचारधारा है, आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज है, कॉम्पिटिटिव है, कॉम्प्लीमेंट्री जो इकोनॉमिकल जो लिंकेज है, मतलब कहीं ना कहीं सारी की सारी चीजें एक दूसरे से मिलती जुलती होंगी, तभी क्या कर पाएंगे वो आपस में एक दूसरे के साथ ग्रुप बना पाएंगे, ठीक है। जैसे कॉमन लैंग्वेज हो गया कि एक दूसरे की भावनाओं को हम आसानी से समझ सकते हैं, इवन कम्युनिकेशन करने में कोई भी दिक्कत ना है ना। ये होता है ना कि एक वर्ड के काफी सारे मीनिंग होते हैं, बट हम क्या करेंगे कॉमन लैंग्वेज वाले पॉइंट से भी एक तरह से के ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो नाफ्ता है, EU है, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ द साउथर्न एशियन नेशनल है, इनको मैं आगे जैसे कि फॉर्म पढ़ेंगे ना तो वहां पे इनको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया, ठीक है। चलिए जी, अब यहाँ पे इनके इंपैक्ट्स बताए गए हैं कि इंटरनेशनल जो रीजनल इकोनॉमिक जो इंटीग्रेशन है इनके इंपैक्ट्स क्या हैं। यहाँ पे पॉजिटिव इंपैक्ट्स लिखे हुए हैं, आगे मैंने नेगेटिव इंपैक्ट समझाया हुआ है। तो सबसे पहले क्या बता रहा है कि आप ट्रेड के अंदर बूस्ट कर रहे हैं, आपकी जो ट्रेड है वो बढ़ती जा रही है डे बाय डे, अगर आप ग्रुप बना रहे हैं, है ना। ये क्यों हो रहा है? ऑब्वियस बात है, जो भी बैरियर्स थे वो क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। बैरियर क्या थे, जैसे कि टैरिफ हो गया, कोटम हो गया, जो भी रूल रेगुलेशन से उनको हटा दिया गया, जिसके कारण हम क्या कर पा रहे हैं, इजिली दूसरी कंट्री के अंदर मार्केट में एक्सेस कर पा रहे हैं। समझ गए हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। अब दूसरी मार्केट में हम जल्दी से एक्सेस कर पाएंगे, कोई भी बैरियर्स नहीं होगा, तो ऑब्वियस ही बात है हमारा इंटरेस्ट भी उसकी तरफ बढ़ेगा कि हाँ उस कंट्री में हमारा किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, हमारा इंटरेस्ट, हम क्या करेंगे वहां पे पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, कोई ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं हो रही, हम वहां पे ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका और दूसरी कंट्री का क्या है, रूल रेगुलेशंस कॉमन है, दैट्स अ मेन प्रॉब्लम, दैट्स अ मेन पॉइंट, ठीक है। Common rule and regulations create a more predictable and the stable environment for the foreign investment within the member country. Member countries के बीच में क्या होगा कि रूल जो रेगुलेशन होंगे, पॉलिसीज होगी, वो सेम सेट की जाएगी, जिसके कारण आप ट्रेड इजिली कर सकते हो। क्लियर है? ये काफी सारी कंपनीज है जिन्होंने एक दूसरे के साथ कंबाइनिंग किया हुआ, इवन इन्वेस्ट करने में इजी रहता है इनका, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो पॉजिटिव पॉइंट है, इनको आप ना सेपरेट करके भी लिख सकते हैं अगर आप इनको अलग अलग करके लिखना चाहें, जैसे कि रिमूविंग द बैरियर, इंक्रीजिंग द मार्केट एक्सेस, अट्रैक्टिंग द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये मैंने बट एक में बता दिया कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को ये बूस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रमोटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो कभी, अब ये देखो एक इकोनॉमिक थी, एक कंट्री थी, दूसरी कंट्री के साथ मिलकर साथ ट्रेड कर रही है ये, ठीक है। अब जितनी फैसिलिटीज आपको दी जाएगी, जितने रूल रेगुलेशंस कम होंगे, फॉर्मेलिटीज कम होगी, आप क्या करेंगे, आपके पास ज्यादा कैपिटल है, एक्सेस अमाउंट में जो कैपिटल है, आप उसे इन्वेस्ट करने के लिए दूसरी कंट्री में भागेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। जब आप इस तरीके की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको रिटर्न भी तो मिलेगा ना, इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न भी मिलता है, जैसे कि शेयर्स के ऊपर क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, डिवेंचर्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, बैंक के अंदर आपको अमाउंट डिपॉजिट करवाने के बदले इंटरेस्ट मिलता है। इसी तरह से जब आप इकोनॉमिक में इन्वेस्ट करते तो आपको क्या मिलती है, रिटर्न्स मिलती है। तो कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमिक इससे ग्रोथ करेगी, राइट। नेक्स्ट क्या है, इसी के अंदर स्पेशलाइजेशन एंड द एफिशिएंसी। अब स्पेशलाइजेशन की बात पता है क्या कह रहा है कि जिस भी कंट्री के पास ना अबंडेंट में जो भी रिसोर्सेज होंगे वो क्या करेगी, सरप्लस होंगे, वो क्या करेगी, दूसरी कंट्रीज को ट्रांसफर कर देगी। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया था इंडिया का, इंडिया क्या है, लेबर इंटेंसिव कंट्री है, और हम यूएसए का एग्जांपल है, ये कैपिटल इंसेंटिव कंट्री है ना। यहां पर आपको वो प्रोडक्ट्स इजीली मिल जाएंगे जहां पर सस्ते मिलेंगे, जो कि क्या होंगे, लेबर के थ्रू प्रोड्यूस किया जाए, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, चाय होगी, ये आप हमारे पास यहाँ पे सरप्लस में, ठीक है। हम अपनी नीड को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पास जो सरप्लस बचा है, एक्सेस अमाउंट बची है, इसको हम आगे प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स ये मेरे लिए कंपिटिटिव एडवांटेज है। ये थ्योरी ऑफ ट्रेड के अंदर हमने डिस्कस किया था, है ना, याद है। डेविड रिकार्डो जी ने ये थ्योरी दी थी कंपिटिटिव एडवांटेज की, कंपैरेटिव एडवांटेज की, कि जो चीज आपके पास अबंडेंट में है और दूसरी कंट्री के पास नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है आप उस चीज को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, है ना। और जो चीज आपके पास केयर में है आप उसको क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी को भी क्या करता है, प्रमोट करते हैं। जिस भी कंट्री के पास अबंडेंट में ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, वो उसी चीज को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, जिसके कारण उसके अंदर क्या हो जाती है, स्पेशलाइजेशन हो जाती है, और ज्यादा से ज्यादा उसी चीज को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट जाता है इकोनॉमिक ऑफ द स्केल। इकोनॉमिक ऑफ द स्केल के बारे में बात की जाए तो वो क्या कहता है कि आपके चीजें क्या पड़नी चाहिए, सस्ती पड़नी चाहिए।
इकोनॉमिक का मतलब होता है सस्ती पड़ने। अब कोई चीज आप देखो, एक बार एक मशीन चलाने के बाद आप केवल एक ही टॉय को प्रोड्यूस कर रहे हो और उसकी कॉस्ट रुपीज आ रही है 50 रुपीज, छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है। वही चीज अगर आप एक बार मशीन को स्टार्ट करते हो, उसके साथ आप 20 टॉयज बनाते हो, ठीक है, पर टॉयज की जो कॉस्ट है वो 40 रुपीज आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो आपकी कॉस्ट है वो क्या है, कम आ रही है ना। अब मशीन चला रहे हो, जैसे कि स्कूटी जब हम करते हैं ना, एक बार स्टार्ट करते हैं तो हमारा ज्यादा पेट्रोल एज कंपेयर टू अगर वो रेगुलर चलती रहे उसके कंपैरिजन में कम तेल लगता है। अगर मैं कहूं कि आप बार बार बंद कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, बंद कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो उसे स्टार्ट होने के लिए उस ज्यादा पेट्रोल की जरूरत होगी। तो कहीं ना कहीं हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई एक चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हो अबेंडेंट में, तो ऑब्वियस बात है कि उसकी जो जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। समझ में आ रहा है? चलो इसको मैं एक और एग्जांपल देती हूं आपको, कि जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल है, क्लास के अंदर मैंने ये रूल बनाया हुआ है कि कोई भी स्टूडेंट विदाउट बुक नहीं मेरी क्लास में एंटर करेगा, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि क्लास के अंदर एक स्टूडेंट कहते हैं कि मैम मेरे पास बुक नहीं है, ठीक है, अकाउंट्स की बुक नहीं थी उसके पास। तो मैंने क्या कहा कि उसको घर भेजा और उसको कहा कि बुक लेके आओ। घर जाने में उसके 20 रुपीज लगे, आने में उसके 20 रुपीज लगे, तो टोटल रुपीज लगे 40। नेक्स्ट लेक्चर में उसने कहा कि मैम मेरे पास इकोनॉमिक्स की भी बुक नहीं है, तो मैंने उसको फिर घर भेजा, फिर 20 रुपीज आने के लगे, जाने के वापस 20 रुपीज, दैट मीन्स उसके टोटल 40 रुपीज लगे। तो टोटल अगर मिलाऊं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के कितने हो गए, 80 रुपीज हो गए। इन केस वो ये दोनों बुक एक साथ लेके रहा था तो उसकी कॉस्ट कितनी होती, 40 रुपीज होती। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ऑफ स्केल यही कह रहा है कि जब आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और जिसके कारण आपके पास कंपैरेटिव एडवांटेज आता है, जो कि आप सरप्लस को फिर आगे कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलपमेंट होता ही होता है, क्योंकि आप दूसरी कंट्रीज के साथ तालमेल बिठाते हो, वो आपके साथ बिठाएगी, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होगा, इवन उनकी कंट्रीज की जो रूल रेगुलेशंस है, जो कल्चर है, आप अपनी कंट्री में अडॉप्ट करेंगे, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। जैसे कि मोस्ट ऑफ इसमें आता है ट्रांसपोर्टेशन का, कम्युनिकेशन का, ठीक है, बैंकिंग का, इंश्योरेंस का, ये कहीं ना कहीं आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। जैसे कि रोड की जो फैसिलिटीज होती है ये आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के अंदर आती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एनहांस द कोऑपरेशंस एंड द स्टेबिलिटी। कोऑपरेशंस के बेस पे ही तो हमने ग्रुप बनाया था ना, एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन के बेस पे ही तो हमने ग्रुप बनाया था ना। तो यही बात कह रहे हैं कि हमारा जो कोऑपरेशन है वो बढ़ता है, जिसके कारण हमें ये सिक्योर हो जाता है कि फ्यूचर में इससे हम सामान एक्सपोर्ट करेंगे, इससे हम सामान इंपोर्ट करने वाले हैं, जिससे हम क्या कर पाएंगे, फ्यूचर को प्रिडिक्ट भी कर पाएंगे, हमारा जो फ्यूचर है वो स्टेबल भी होगा, ठीक है। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, झगड़े जो होंगे, जो भी वाद विवाद होगा उसको इजिली आप क्या कर पाएंगे, रिमूव कर पाएंगे, ठीक है। चलिए जी, अब एक अच्छा एडवांटेज क्या है कि आपको जो बार्गेनिंग पावर मिलती है, बार्गेनिंग पावर समझते हैं बहस करना, उसके अंदर जब भी किसी ग्रुप में ऐड होते हैं ना, या फिर जब भी किसी कम्युनिटी के अंदर ऐड होते हैं, आपको कुछ सिखा के जाती है। कहते हैं ना कि आप किसी नए सोसाइटी से मीट करिए, ठीक है, वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी, इवन वो पॉजिटिव भी सिखा के जाएगी, नेगेटिव भी सिखा के जाएगी। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि आपको बार्गेनिंग पावर क्या देती है, प्रोवाइड कर देती है, स्ट्रॉन्गर वॉइस इन इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशन एंड द ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज। इनके ऊपर आप क्या कर पाएंगे, अपनी विचारधारा इजिली रिप्रेजेंट कर पाएंगे, अगर आपको उन दूसरी कंट्रीज के कल्चर, रिलीजन, इनके बारे में नॉलेज होगी। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड द रेगुलेशंस की बात की जा रही है। क्या कहता है कि वर्किंग टुगेदर, जब हम एक दूसरे के साथ काम करते हैं, मेंबर कंट्री कैन एस्टैब्लिश अ कॉमन स्टैंडर्ड। तो मेंबर कंट्री क्या करेगी, एक कॉमन स्टैंडर्ड फिट सेट करेगी, रेगुलेशन सेट करेगी, जो कि हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, हमारे इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबके लिए सेम रहने वाली है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसके पॉजिटिव पॉइंट ये है कि दोनों कंट्री, जो भी मेंबर कंट्री है ना, उनको बेनिफिट हो रहा है, चाहे वो बैरियर से रिगार्डिंग हो, चाहे वो मार्केट एक्सेस से रिगार्डिंग हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो आप स्पेशलाइजेशन है आपके पास, इकोनॉमिक ऑफ स्केल के इन पॉइंट है, ठीक है, इवन आप पॉलिसी जो डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशंस है, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बना रहे हो, तो आप अपनी मेंबर कंट्री में ही ये रूल अप्लाई हो सकते हैं, मेंबर कंट्री में ये बेनिफिट हो सकते हैं। बट अगर आप इससे बाहर नजर करें, मींस की आउटसाइड द मेंबर कंट्री, जो आपकी मेंबर कंट्री नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए, उनके साथ अगर आप तालमेल बिठा रहे हो तो आपको इन सभी चीजों का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट आप इनके बिल्कुल, ये पॉइंट्स आप यहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी पॉइंट है ये,
ठीक है, अनइक्वल बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो बाकी दूसरी कंट्रीज है उनके साथ आप ट्रेड करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है आप अपने अपने इंडिविजुअल पॉलिसी को अप्लाई करेंगे। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं फॉर्म ऑफ द रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग। अब यहाँ पर फॉर्म ऑफ द रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 5 स्टेजेस आती है। क्या है, यहाँ पे सबसे पहले एक और स्टेज आएगी, 6 स्टेजेस है। प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया, देन फ्री ट्रेड एरिया, देन कस्टम यूनियन, देन कॉमन मार्केट एंड देन इकोनॉमिक यूनियन एंड देन पॉलिटिकल यूनियन। इस तरीके से हम ग्रुपिंग बना सकते हैं। तो सबसे पहला ग्रुपिंग में बात पता है क्या कहते हैं, इस ग्रुप चार्ट के ऊपर ना बाद में आएंगे, पहले आप इन सबका मतलब समझिए। ठीक है, क्या कहता है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया और एसोसिएशंस। प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया पता है क्या कहता है कि जो भी मेंबर कंट्री है ना वो आपस में इंटीग्रेट तो है, ग्रुप बनाया हुआ है, और ग्रुप के बेस पे वो क्या करेगी, जब एक दूसरे के साथ ट्रेड करेगी ना वो, ठीक है, एक दूसरे के साथ जो ट्रेड करेगी उन प्रोडक्ट्स में डील करेगी जिनका उनके अंदर स्पेशलाइजेशन है। दूसरा, और वो जब ट्रेड करेंगे ना तो वो आपस में क्या करेंगी, टैरिफ जो लगाएंगी ना वो बहुत कम लगाएंगी। किसके ऊपर, इंपोर्ट करने के ऊपर। यही तो मेन मोटिव है कि हम ग्रुपिंग कर रहे हैं। मेन मोटिव क्या है कि हम जब ट्रेड कर रहे हैं जो हमारा टैरिफ है इंपोर्ट के ऊपर वो कम लगे। ठीक है, और कौन कौन सी कंट्री होगी, ओनली मेंबर कंट्री होगी। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, द प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया or the association is the most laws from the economic integrations. In this agreement, the member country lower tariff on import, ध्यान से देखना बच्चे, on import of the each other, आपस में एक दूसरे के ऊपर इंपोर्ट के ऊपर लगने वाला टैरिफ वो कम लगाएंगे। It means they offer the preferential treatment to there is a member country. अपनी मेंबर कंट्रीज को ना वो प्रेफरेंस दे रही है कि मैं आपके साथ ऐसा बिहेव कर रही हूं, और तभी होगा जब उनके बीच में क्या होगा, मेंबरशिप होगी, कोऑर्डिनेशन होगा, ग्रुपिंग होगी। ठीक है, एज ए रिगार्ड द आउटसाइड, अगर वो दूसरी, मान लीजिए मैं एग्जांपल अब ले रही हूं, इस ध्यान से सुनना क्योंकि ये आगे तक चलने वाला है इन 5 पॉइंट्स में। ए कंट्री है, बी कंट्री है, दोनों कंट्रियों ने क्या बना लिया, ग्रुप बना लिया। ठीक है, अब ये दोनों क्या इस बॉक्स के अंदर बंद है। इन केस ये दोनों कंट्रियां, चाहे वो बी कंट्री सी के साथ ट्रेड करे या ए कंट्री सी के साथ ट्रेड करे, दोनों कंट्रियां जब सी के साथ ट्रेड कर रही है तो उनकी पॉलिसी, इंडिविजुअल जो टैरिफ पॉलिसी थी, मान लीजिए ये इंडिया है, ए इंडिया है और ये यूएसए है, इनकी जो मान ये है फ्रांस, जब ये इंडिया फ्रांस के साथ ट्रांजेक्शन्स करेगी, फ्रांस के साथ ट्रेड करेगी तो इसकी खुद की पॉलिसी को ये अप्लाई करेगी। ये नहीं है कि क्योंकि ये मेंबर कंट्री का पार्ट नहीं है, इसमें ये लिखा हुआ है एज ए रिगार्ड द आउटसाइड इंडिया दे कंटिन्यू टू मेंटेन देयर इंडिविजुअल टैरिफ। वो दूसरी कंट्रियों के साथ जो मेंबर कंट्री नहीं है उनके साथ वो इंडिविजुअल टैरिफ का जो कंसेप्ट था वो एज इट इज अप्लाई करेंगे। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया ऑफ द ईस्ट एंड साउथ अफ्रीका स्टेट है, जिसे हम पैट या फिर साप्ता भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, अब ऊपर तो पता है क्या कहा है कि उन्होंने लोअर किया है, रिमूव नहीं किया, ध्यान से सुनना, रिमूव नहीं किया, इन्होंने कम किया है टैरिफ को। ठीक है, जैसे कि अगर नॉर्मली अदर कंट्री के ऊपर हम 50% टैरिफ लगाते हैं तो हम मेंबर कंट्री के अंदर 25% लगाएंगे, दैट मींस इन्होंने 25% रिड्यूस किया है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कहता है कि जो भी टैरिफ है उसको रिमूव कर दो, एलिमिनेट कर दो। ठीक है, मींस कि कहीं ना कहीं ओवरऑल की बात की जा रही है, सबका सारा का सारा क्या कर दे, खत्म कर दे, जो भी अपनी मेंबर कंट्री है। ठीक है, बट किसको मेंटेन करना है, अगर दूसरी कंट्री के साथ एज इट इज ट्रेड कर रहे हैं तो आपको अपनी इंडिविजुअल जो पॉलिसीज है टैरिफ की वो आपको अपनानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे यहां पे नाफ्ता की है, अगर मैं यहां पे एक सेकेंड नाफ्ता का एग्जांपल लूं, नाफ्ता की जो मेंबर कंट्री है वो क्या है, यूएसए है। ठीक है, और आपकी कनाडा है, कनाडा है ना, राइट, कनाडा है, मैक्सिको है। ठीक है, ये तीनों कंट्री नाफ्ता के अंदर ये मेंबर कंट्री है। अगर ये आपस में तीनों कंट्री एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रही है तो ये कहते हैं कि कोई भी बैरियर नहीं है, फ्रीली मूवमेंट करो। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल्स क्रिएट नहीं कर रहा, कोई भी हर्डल नहीं है। ठीक है, बट इन केस इंडिया के साथ यूएसए ट्रेड कर रहा है, या फिर मैं कहूं इंडिया के साथ कनाडा ट्रेड कर रहा है, इंडिया के साथ मैं कहूं मैक्सिको ट्रेड कर रहा है,
तो ये तीनों की तीनों कंट्रियां अपने अपने जो पॉलिसीज है वो अप्लाई करेंगी, ये कहता है फ्री ट्रेड एरिया। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? पहले तो क्या किया था, अपनी मेंबर कंट्री को प्रेफरेंस दी कि आपके ऊपर कम ट्रेड टैरिफ लगाएंगे। फ्री ट्रेड कहता है कि बिल्कुल ही टैरिफ हटा दो, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द टैरिफ। बट अगर आप दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो अपनी इंडिविजुअल पॉलिसी को आप अप्लाई करो, ठीक है। इसके प्रोन्स एंड कॉन्स लिखे हुए हैं, आप इजिली इसको समझ सकते हैं इतना समझाने के बाद, तो ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन पता है क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मैं एक्सटेंडेड वर्जन हूं किसका? फ्री ट्रेड एरिया का। फ्री ट्रेड एरिया क्या कहता है कि ए है, बी है, कंट्री है दोनों, ठीक है। ये दोनों कंट्री आपस में क्या कर रही है? अब देखो हमने इसका ये लिया था यूएसए, चलो हम ए बी ले लेते हैं। ए एंड बी दोनों क्या है? मेंबर कंट्री है। जब ये आपस में ट्रेड करेंगी देयर इज अ नो टैरिफ, देयर इज अ नो टैरिफ। बट जैसे ये सी कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है, चाहे वो ए कंट्री ट्रेड करे चाहे वो बी कंट्री ट्रेड करे सी के साथ, वो कहते हैं कि आपको सी के साथ इंडिविजुअल पॉलिसी नहीं लगानी है, आपको यहां पर कॉमन पॉलिसी लगानी है। क्या लगानी है? कॉमन पॉलिसी लगानी है, वो भी टैरिफ की, वो भी सी के साथ। मान लीजिए ये आपस में तो देखो फ्री ऑफ कर रही है, ठीक है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि जब भी हम सी कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे हम इसके ऊपर 25% क्या लगाएंगे? टैरिफ लगाएंगे। चाहे वो ए कंट्री ट्रेड करे इसके साथ, चाहे वो बी कंट्री ट्रेड करे, दोनों की दोनों कॉमन लगाएंगे। समझ में आ गया? देखो क्या कहता है, मोर फॉर्मल टाइप ऑफ द इंटीग्रेशन अमंग द टू और मोर कंट्रीज इन द कस्टम यूनियन इन दिस फॉर्म ऑफ द इंटीग्रेशन। इस तरह की इंटीग्रेशन में मेंबर कंट्री अबॉलिश कर देगी ऑल द टैरिफ एंड द अदर बैरियर ऑन द ट्रेड अमंग देमसेल्फ। अगर वो आपस में कर रही है तो सारे के सारे टैरिफ जो बैरियर्स हैं उनको हटा देगी, खत्म कर देगी। एज रिगार्ड, ध्यान से सुनना इस लाइन को, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर वो दूसरी वर्ल्ड के साथ, दूसरी कंट्री के साथ अगर वो ट्रेड कर रही है, दे अडॉप्ट अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ, वो अडॉप्ट करेंगे कि कॉमन टैरिफ को वो अप्लाई करें एंड द कमर्शियल पॉलिसीज। समझ में आ गया? समझ में आया? फर्क नजर आ रहा है? फ्री ट्रेड एरिया में तो क्या था कि आप आपस में करो ट्रेड, ठीक है, दूसरे के साथ करो, अपनी अपनी पॉलिसी लगाओ। बट कॉमन कस्टम यूनियन क्या कहता है कि आप आपस में तो फ्री ऑफ करो बट दूसरे के साथ भी कर रहे हो तो कॉमन टैरिफ के साथ आप अपनी पॉलिसी को अप्लाई करो, ठीक है। इस पिक्चर के साथ आपको और भी समझ में आ जाएगा। तीनों कंट्रियां क्या है? आपस में फ्री ट्रेड कर रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ये डी कंट्री के साथ ट्रेड करेगी, इनको एक कॉमन पॉलिसी अपनानी पड़ेगी कि जब भी या तो ए करे या चाहे बी करे चाहे सी करे, किसी भी दूसरी कंट्री के साथ अगर ट्रेड करे तो आपको एक कॉमन एक्सटर्नल बैरियर को यूज करना होगा। में से एक सेम परसेंटेज को आप यूज करेंगे, ये नहीं है कि ये अलग यूज करेगा ये अलग नहीं, दैट इज अ कॉमन। ओके, समझ में? अब देखो चीजें ना बढ़ती जा रही है। पहले में तो क्या था कि केवल कहते हैं कि टैरिफ को कम करो, फ्री ट्रेड में कहते हैं कि टैरिफ को बिल्कुल ही खत्म कर दो, बट दूसरी कंट्री के साथ तो क्या करना है, आपको अपनी अपनी पॉलिसी लगानी है। कस्टम यूनियन क्या कहता है कि अपने आपस मेंबर कंट्री के साथ तो क्या करो, आप इजिली ट्रेड करो, बट दूसरे के साथ भी एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ का यूज करो। फिर एक और इसका एक्सटेंशन वर्जन आ गया, क्या है? कॉमन मार्केट। ये कहते हैं ठीक है आप आपस में भी फ्री ट्रेड करो, दूसरी कंट्री के साथ भी आप कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ का यूज करो, और साथ ही साथ आप टैरिफ नहीं, वो कहते हैं कि फ्री मूवमेंट भी करो गुड्स का। मूवमेंट दैट मीन्स जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताया था मैंने आपको, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताया था। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है कि जो कि आपके फाइनल प्रोडक्ट को बनने में थोड़ा सा मदद कर दे, कहीं ना कहीं हमारे रॉ मटेरियल जैसे कि गुड्स हो गया, सर्विस हो गया, कैपिटल हो गया, लेबर हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, इन सब को आप फ्रीली मूवमेंट कर सकते हो अपनी मेंबर कंट्रीज के साथ। तो नजर आ रहा है ये एक्सटेंशन वर्जन है। देखो मैंने आपको और यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, कॉमन मार्केट में सारे के सारे पॉइंट्स को इंक्लूड किया हुआ है। टैरिफ एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को इन्होंने क्या किया है, अबॉलिशंस किया है, ठीक है। एडॉप्ट ऑफ देयर इज अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ, ये आपका कस्टम यूनियन का पॉइंट आ गया है। दूसरा, ये साथ ही साथ फ्री मूवमेंट ऑफ द लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी को भी मूवमेंट फ्रीली करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब आप ये कहेंगे कि अब आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि अब जो इकोनॉमिक यूनियन है ये भी इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है। मींस की जो सारी बातें ऊपर से पढ़ते आ रहे वो तो है ही है, साथ साथ इसमें ये कहता है कि आपको अपनी कंट्री के अंदर हार्मोनाइज्ड फाइनेंशियल पोजीशंस,
फाइनेंशियल पॉलिसीज होती है ना, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी होती है, एक्सचेंज रेट होता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी होती है, ये भी कॉमन कर दो, इनको डिफरेंस मत रखो, ठीक है। अब करें स्टार्टिंग से। फ्री ट्रेड एरिया क्या था कि आपको, सॉरी प्रेफरेंशियल में क्या था कि आपको जो टैरिफ है वो कम करने, फ्री ट्रेड एरिया कहता है कि बिल्कुल नहीं करने, ठीक है। कस्टम यूनियन कहता है कि बिल्कुल भी मत करो, बीच में जो टैरिफ जो प्रॉब्लम क्या बोलते हैं उसको, टैरिफ जो बैरियर्स थे उनको बिल्कुल हटा दो, ठीक है। और साथ साथ दूसरी कंट्री के साथ भी एक्सटर्नल टैरिफ कॉमन जो है वो रख लो। फिर आता है कॉमन मार्केट, ये कहते हैं कि इन सबको भी तो मानो साथ साथ में क्या करो, फ्री मूवमेंट ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी करो। इकोनॉमिक यूनियन कहता है कि आप इन सबको मानो, साथ साथ में हार्मोनाइज्ड पॉलिसी भी अप्लाई करो। वो हार्मोनाइज्ड पॉलिसी क्या हो सकती है, चाहे वो आपकी फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी है, इन सबको भी आप अपनी मेंबर कंट्री में कॉमन लगा दो, जिसके कारण आपको इजिली क्या होने वाला है, और अच्छे से ट्रेड आप कर सकते हो। समझ पा रहे हो? आई होप ये फॉर्म आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे से आपको समझ में आ गए होंगे। अब इस चार्ट को पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ किसका है, कस्टम यूनियन का, कि इनको कॉमन एक्सटर्नल मान, एक बाहर वाली कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो आपको एक कॉमन मानना है। कॉमन मार्केट में फ्री मूवमेंट ऑफ द कैपिटल एंड सर्विसेज एंड डिफरेंट नेशनल रेगुलेशंस। इकोनॉमिक में क्या है, कोई भी बैरियर नहीं रहा। एंड पॉलिटिकल में क्या है, कॉमन गवर्नमेंट ही कर दो, सब कुछ कॉमन कर दो, ठीक है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं इसके डिफरेंस के ऊपर, मल्टीलेटरिज्म एंड द, एक सेकेंड इसका कंक्लूजन और बता देते हैं। कंक्लूजन तो आई होप आप खुद ड्रॉ कर लेते होंगे, क्यों, क्योंकि इतना सब पढ़ने के बाद इवन क्या पॉइंट आएगा कि आप क्या कर पा रहे हो कि कंट्रीज रीजन टू वर्क टुगेदर, आपस में काम एक साथ कर रहे हैं, टैरिफ को, ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस किया जा रहा है, क्रिएट अ मोर इंटरकनेक्टेड इकोनॉमिक जोन, आपस में एक जोन क्रिएट किया जा रहा है जिसके अंदर वो आपस में क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो? अब इसका कंपैरिजन हम कर रहे हैं मल्टीलेटरलिज्म के साथ। मल्टीलेटरिज्म क्या पढ़ाया था हमने, चैप्टर नंबर हमारा 10th था, ये 10th नहीं, ये हमारा 7th पॉइंट था, ठीक है। अब यहां पर देखो मल्टीलेटरल में क्या था कि डिफरेंट जो नेशंस थे, डिफरेंट जो कंट्रीज थी, वो ग्लोबल लेवल पे क्या हो रही थी, इकट्ठा हो रही थी, है ना। इसमें कोई ग्रुप नहीं बना रहे थे, बट हाँ ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहे थे, वो एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे थे। वहां पे भी टैरिफ को रिड्यूस करने की बात की गई थी, बट वो ग्लोबली था, वहां पे कोई ग्रुप नहीं बनाया गया था, है ना। बट यहाँ पे स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजंस के बेस पर हमने क्या बनाई है, ग्रुप बनाई है ना। जैसे कि हमने अभी ऊपर बात किए थे ना, जैसे नाफ्ता है, साफ्ता है, यूएनए है, ईयू है, इन सब की क्या है, स्पेसिफिक ग्रुप बने हुए हैं। बट ऐसा मल्टीलेटरिज्म में नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है कंट्रीज का पार्टिसिपेशन, यहाँ पे काफी सारी कंट्रीज क्या करती है, पार्टिसिपेशन करती है, बट यहाँ पे ग्रुप होता है स्पेसिफिक रीजंस का, ये सारी कंट्रीज नहीं आती इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट कहता है ट्रेड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या सा होता है इनके बीच में, एग्रीमेंट क्या होता है कि रिड्यूस करना, एलिमिनेटेड करना उन सभी बैरियर्स को जो भी पार्टीज क्या है पार्टिसिपेट कर रही है। दैट मींस ग्लोबल लेवल पे आप क्या कर रहे हो, फ्री ट्रेड कर रहे हो। बट यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे नहीं कर रहे, आप एक ग्रुप में क्या कर रहे हो, प्रेफरेंस दे रहे हो कि इस मेंबर कंट्री के ऊपर हमने ये दिया, इस मेंबर कंट्री को हमने ये क्या है, ये टैरिफ रिड्यूस किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक क्राइटेरिया, एक लिमिट बना दी गई है, आप इस में क्या कर सकते हो, ये है। बट यहाँ पे क्या है, आउट ऑफ ग्रुप की बात की जा रही है, ठीक है। फोकस इसमें किस पे ऊपर किया गया है, ओपननेस है। देखो मैंने अभी बताई ये ओपननेस है, बट यहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। एग्जाम्पल की बात की जाए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर नंबर 9 बहुत अच्छे से किया था, चैप्टर नंबर 10 भी इसी के ऊपर था, है ना। ये बट यहाँ पे तो स्पेशल ग्रुप ही बने हैं, जैसे कि नाफ्ता हो गया, ईयू हो गया, ठीक है। इनके ऊपर जैसे कि एशियन ग्रुप्स हो गए, इन सबके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊंगी, क्योंकि सेपरेट पॉइंट के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए जी, बेनिफिट अगर बात की जाए, क्रिएट अ लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड फॉर अ ग्लोबल ट्रेड, प्रमोट द पीस एंड द कॉपरेशन। ये ग्लोबल लेवल पे ट्रेड करने की बात करता है, ग्लोबल लेवल पे जो प्रमोट करता है प्रोडक्ट्स को, ठीक है, कॉपरेशन लेके आता है ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। बट ये क्या करता है, पर्टिकुलर इकोनॉमिक को, पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमिक को बूस्ट करता है, ठीक है, विद इन अ रीजन, फास्टर, क्लोजर टू द पॉलिटिकल टाइज। ज्यादा से ज्यादा क्या है, पॉलिटिकल एरिया में ये अपने कहते हैं ना पैर फैलाए हुए हैं, उस तरीके से बेनिफिट देते हैं उनमें। चैलेंजेस क्या है कि इतनी सारी, देखो मल्टी लेवल में तो क्या होता है कि काफी सारी कंट्रीज इसके अंदर आती है, और उनके साथ कोऑर्डिनेट करना कहीं ना कहीं एक बड़ा टास्क होता है ना। बट इसके अंदर क्या है,
स्पेसिफिक कंट्रीज होती है, 5, 6, 8, ज्यादा से ज्यादा 10, 11 कंट्रीज होती हैं जो कि मेंबर्स कंट्री होती है। उनके साथ एक ट्रेड करना वो कहीं ना कहीं हमारे पास इजी रहता है, बट कहीं ना कहीं ये ट्रेड डिवीजन का, डाइवर्जन का एक नेगेटिव पॉइंट है, जो कि मैंने आगे भी लिखा हुआ है आपके नेगेटिव इंपैक्ट के अंदर, कि वेयर द ट्रेड शिफ्ट फ्रॉम द नॉन मेंबर टू द मेंबर कंट्रीज के साथ हम शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, देखो बहुत आसान सा था ये चैप्टर। देखो ये नेगेटिव इंपैक्ट आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे पॉजिटिव पढ़ने के बाद तो नेगेटिव आप, क्योंकि साथ साथ मैंने बताया है कि इनका मेन क्या है, अनइक्वल बेनिफिट होता है नॉन मेंबर कंट्री के साथ। जो डेवलप्ड नेशन होते हैं ना, है ना, जो डेवलप्ड नेशन होते हैं उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक में होते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटीज आ जाती है। ठीक है, अपनी इकोनॉमिक को, अपनी जो पॉवर्टी, जो अपनी जो कंट्रोल होता है, कहीं ना कहीं आप उसको लूज करते जा रहे हैं। ठीक है, और पॉजिटिव इंपैक्ट तो आपको मैंने बता ही दिए, एज इट इज वही पॉइंट्स आप लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर जो मैंने ऊपर बताए, ये वाले पॉइंट्स, ये बूस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, चलिए तो नेक्स्ट अगर इसका कंक्लूजन मैं अगर ड्रॉ करूं, ओवरऑल कंक्लूजन ड्रॉ करूं, तो ओवरऑल जो इंपैक्ट होता है ना रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग का, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है समझना, बट ये डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक्स के, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे किसी कंट्री के साथ ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कैसे किसी कंट्री के साथ ग्रुपिंग कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये चैप्टर, समझ में आ गया। उम्मीद करूंगी ये जो चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ₹9 आपको इसके लिए पे करना होगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में गिवन है, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी दोनों गिवन है। आप टीम के साथ कांटेक्ट कीजिए, कैसे आप नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और आप हमारे क्वेश्चन पेपर चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन पेपर डालने की पूरी कोशिश की गई है, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के पेपर डालने की पूरी कोशिश की गई है। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे अप्रोक्स 380 के करीब हमारी यहाँ पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, और इसके अंदर इग्नू यूनिवर्सिटीज भी है, डी यूनिवर्सिटीज भी है, KU के, CRSU, CDLU, CBSE सब इंक्लूड है। सो आप यहाँ पे विजिट कीजिए और अपने नीड के अकॉर्डिंग आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। और ये कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट है, जहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनको एक्सेस करना। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 12 के अंदर। ओके।